दक्षिण कोरिया का K3 सबसे उन्नत मुख्य युद्धक टैंक हो सकता है। यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स से चलेगा। इसमें AI टारगेटिंग और रिएक्टिव स्टेल्थ आर्मर होगा। अगर योजना सफल रही तो यह पहला टैंक होगा जिसे डिजिटल इंटीग्रेशन के साथ डिजाइन किया गया है। सियोल ने कुछ ऐसा डिजाइन किया है जो अब तक आए हर चीज से वाकई अलग है। एक नया क्रू कॉन्फ़िगरेशन, स्टेल्थ का एक नया मुख्य डिजाइन सिद्धांत, एक नया डिफेंस मैट्रिक्स। यह सुनने में शानदार है और इसमें कई नई तकनीकें हैं। यह पूरी तरह छठी पीढ़ी का टैंक है। इसमें दिखाई देने वाली गहरी और बारीक इंजीनियरिंग इसके डिजाइन को किसी विमान जैसा बनाती है, न कि सामने बड़ी तोप वाले किसी धातु के डिब्बे जैसा। यह नया डिजाइन पुराने सभी टैंकों से कैसे आगे निकलने की योजना बना रहा है। सियोल में कौन सी खूबियां हैं जो इसे भविष्य के युद्ध क्षेत्रों में विशाल बनाती हैं? सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह सच में अच्छा काम करेगा? चलिए देखते हैं। अब हम K3 के विकास और दक्षिण कोरिया के उस माहौल पर चर्चा करेंगे जिसने इसे जन्म दिया। लेकिन बात यह है कि हम अभी भी उसी दौर में हैं, क्योंकि NGMBT, जिसका मतलब है नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक, जैसा कि इसे आंतरिक रूप से जाना जाता है, अभी भी पूरी तरह से विकास के चरण में है। यह उस देश की भविष्य की अवधारणा है जिसने हमें BTS, सैमसंग फोन और स्क्विड गेम दिए। अगर K3 वैसा बनता है तो यह नवोन्मेषी, सांस्कृतिक रूप से अहम और वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय होगा। यह 2023 में सियोल एरोस्पेस और डिफेंस प्रदर्शनी में घोषित हुआ था। और जहां तक आधुनिक सैन्य तकनीक की बात है, यह जितना हो सकता है उतना ही उन्नत है। और इसे देखिए, यह किसी भविष्य की साइंस फिक्शन फिल्म के सेट से निकली चीज जैसा लगता है, न कि असली सच्चे अर्थों में मुख्य युद्धक टैंक। अगर आप बस फ्यूचरिस्टिक टैंक गूगल करें तो यही और इसी तरह की दूसरी डिजाइनें आपको दिखेंगी। यह ऐसा लगता है जैसे कोई बुद्धिमान एलियन जाति इसे टैंक के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि यह चीज वाकई कूल है। इसकी चिकनी किनारियां और कोण इसे ऐसा बनाते हैं जैसे कोई स्टेल्थ बॉम्बर और टैंक ने लेटेस्ट लॉकहीड मार्टिन कन्वेंशन में नशे में एक साथ रात बिताई हो। मुझे लगता है ऐसा कुछ होता होगा। इसमें सोल है, ओली ने लिखा। ये स्क्रिप्ट, क्या आपने इसे अच्छे से आजमाया? कॉस्टेलो जानते हैं तो ये स्पेसशिप जैसी दिखने वाली फ्यूचरिस्टिक डेथ मशीन कौन बनाता है? खैर, वो है हुंडई। हाँ, हुंडई, वही कंपनी जो आपकी दादी की कार बनाती है। असल में हुंडई रोटेम रेल ट्रांसपोर्ट और डिफेंस के लिए हुंडई की सब्सिडियरी है। ये लोग साउथ कोरियन डिफेंस इंडस्ट्री के अहम खिलाड़ी हैं, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। ये लोग रोलिंग स्टॉक, हाई स्पीड ट्रेन, ट्राम, मैग्लेव, स्टील मिल, हाइड्रोलिक प्रेस और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के K1, K2 युद्धक टैंक सहित कई राष्ट्रीय रक्षा परियोजनाएं बनाते हैं। शर्त है, आपको ये जानकर अच्छा लगा होगा, साउथ कोरियन तेज या धमाकेदार चीजें इन्हीं से बनवानी चाहिए। K1 और K2 में इन्होंने अच्छा काम किया। सियोल की डिफेंस डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी एजेंसी का नाम शानदार है। वे ट्रिलॉजी चाहते थे। इस प्रोजेक्ट का नाम अभी तय नहीं है। इसे फिलहाल K3 निकनेम दिया गया है और ये K1 व K2 ब्लैक पैंथर की तरह है। लेकिन अपने पूर्ववर्ती के नाम के बावजूद ये सबसे नया वेरिएंट ही है जिसका डिजाइन सबसे ज्यादा ऐसा लगता है जैसे वो वाइब्रेनियम से बना हो, वाकुंडा से, जो शायद किसी कॉमिक बुक का संदर्भ है। मेरा ऐसा मानना है। K2 एक महत्वपूर्ण अपग्रेड था और दक्षिण कोरियाई सैन्य तकनीक में एक बड़ी उपलब्धि थी जो 2014 में दुनिया के सबसे उन्नत मुख्य युद्धक टैंकों में से एक के रूप में उभरा। यह सबको इतना पसंद आया कि दक्षिण कोरियाई सरकार ने इसे बेहतर, कूल और ज्यादा घातक रूप में दोबारा बनाने को कहा। बस यह आपको जानना चाहिए। दक्षिण कोरियाई हथियार निर्माता से यह पूछना ऐसा है जैसे एड्रेनालिन प्रेमी से पूछना कि वे फिर ऊंचाई से कूदना चाहेंगे। और इस तरह ह्युंडई ने पूरे जोश के साथ काम शुरू किया, आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए, एक मुख्य युद्धक टैंक बनाने के लिए। K2 अभी भी सिर्फ एक दशक से थोड़ा ही ज्यादा पुराना है और सैन्य तकनीक के हिसाब से देखा जाए तो ये अभी भी शुरुआती दौर में ही है। लेकिन न तो ह्युंडई और न ही सियोल अपनी उपलब्धियों पर संतुष्ट होना चाहते थे।
हमने 2020 के दशक की शुरुआत में ही देख लिया है कि युद्ध 2010 के दशक से कितना बदल चुका है। यूक्रेन और नागोर्नो कराबाख जैसे संघर्ष हमें तकनीक, युद्ध क्षेत्र एकीकरण और भविष्य के युद्ध की नई सीख दे रहे हैं। K3 को इन्हीं चुनौतियों और कुछ भविष्य की चुनौतियों का सीधे सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र में इसके जैसा बहुत कम ही कुछ है। यह पश्चिमी डिजाइनों जैसे अब्राम्स एमेक आदो SEP V3 को पीछे छोड़ने का प्रयास है। एमेक 3 के प्रोटोटाइप 2026 में बनेंगे और लेपर्ड 2A8 भी है, लेकिन K3 का मकसद बिल्कुल नई छठी पीढ़ी बनाना है। बैटल टैंक होम्स ने लिखा है कि युद्ध क्षेत्र बदलने पर प्रेरणा मिलती है। मेन बैटल टैंक की फायर पावर, कमांड, कंट्रोल और सर्वाइवलिटी में और सुधार जरूरी है ताकि इन्हें बेहतर अनुकूल और युद्ध समन्वय बनाया जा सके। साधारण भाषा में हमारा लक्ष्य है कि हम किसी भी टैंक से बेहतर मार सकें। देखिए, अगर ये ठीक से हुआ तो पहले की हर चीज इसके आगे फीकी लगेगी। यूक्रेन में रूसी T-72 टैंक घोड़ा गाड़ी जैसे लगते हैं। यूक्रेन युद्ध ने दिखाया कि शीत युद्ध के टैंक 2020 के सेंसर और ड्रोन के सामने टिक नहीं पाते। नतीजे अच्छे नहीं है। K3 वही है जो आप उन कड़वे सबक सीखने के बाद बनाते हैं। तो फिर इसे बाकी से अलग क्या बनाएगा? ट्रिलॉजी। अब K3 की मुख्य डिजाइन विशेषताओं की बात करें। इसमें पारंपरिक लेआउट है, ड्राइवर आगे, टर्रेट बीच में और पावर ट्रेन पीछे। यही पुराने टैंकों से समानता खत्म होती है क्योंकि यह स्मार्ट टैंक अलग तरह से काम करना चाहता है। शुरुआत के लिए इसकी क्रू कॉन्फ़िगरेशन पुराने टैंक डिजाइनों की तुलना में काफी अनोखी है। ज्यादातर टैंकों में ड्राइवर हल के आगे वाले हिस्से में होता है। मुख्य गन टर्रेट के पास एक लोडर होता है, गन चलाने के लिए एक गनर होता है और टर्रेट के आसपास एक कमांडर भी होता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में वे टैंक के अंदर अलग अलग जगहों पर फैले होते हैं। अगर टैंक या उसके गोला बारूद भंडार पर हमला हो तो क्रू अक्सर मारे जाते हैं। यूक्रेन इसका अच्छा उदाहरण है। देश के पूर्वी युद्ध क्षेत्रों में टैंकों के जले मलबे बिखरे हैं, जिनके टर्रेट और मुख्य गन उड़ चुके हैं। अक्सर इनके पास या अंदर क्रू के अवशेष मिलते हैं, लेकिन K3 अलग है। शुरुआत में इसमें 3 सदस्य, ड्राइवर, गनर, कमांडर होते हैं, लेकिन कुछ स्रोत 2 लोगों का भी जिक्र करते हैं। इसे ऑटो लोडर से बनाया जाएगा, जिससे एक व्यक्ति कम खतरे में रहेगा। हालांकि टकराव पर ये अब भी बुरी तरह फेल हो सकते हैं, लेकिन K3 का डिजाइन इसमें जोखिम कम करने के लिए बनाया गया है। तीनों क्रू मेंबरों को बताया गया है कि वे सभी एक बख्तरबंद कैप्सूल में रहेंगे, जो आगे के हुल में स्थित होगा, जहां आमतौर पर एक पारंपरिक टैंक में ड्राइवर बैठता है। यह ऑटो लोडर सैनिकों को गोला बारूद भंडारण के खतरों से बचाता है। यही टैंक विस्फोट का मुख्य कारण होता है। और सच कहें तो अनुभवी टैंक क्रू को एक चमचमाते नए टैंक की तुलना में बदलना ज्यादा मुश्किल है, चाहे वह नया टैंक कितना भी शानदार क्यों ना हो। तो अगर टैंक के किसी और हिस्से पर हमला होता है तो क्रू को बहुत कम नुकसान होगा। जहां क्रू है वहां निशाना लगाना मुश्किल होगा, खासकर जब लक्ष्य चल रहा हो। अगर क्रू इस कैप्सूल के अंदर फंस जाए और बाकी टैंक निष्क्रिय होकर जल रहा हो तो उस स्थिति के बारे में भी सोचने वाली बात है, जैसे दक्षिण कोरियाई ब्रॉन्ज बुल की स्थिति हो। लेकिन यह भविष्य की कोरिया की समस्या है। यह एक ठीक ठाक आकार का टैंक भी है, 10.8 मीटर या 35 फीट लंबा, जिसमें गन आगे की ओर है, जो इसे लगभग एक टेलीफोन पोल जितना लंबा बनाता है। इसकी चौड़ाई 3.6 मीटर या लगभग 12 फीट है। इसमें 3 डैनी डेविटो लेट सकते हैं, लेकिन फिर ऑटो लोडर के लिए कम जगह बचेगी। शायद डैनी डेविटो ही इसे चला सकते हैं। धड़ाम 2.4 मीटर 7 फुट 10 इंच ऊंचा। यह औसत कृत्रिम क्रिसमस ट्री से थोड़ा बड़ा है। ओनली टैंक में सिर्फ बचना नहीं, बल्कि जितना हो सके छुपना भी जरूरी है। किसी टेलीफोन पोल जैसी लंबी चीज को छुपाना आसान नहीं है। शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ डिजाइन विकल्पों के कारण K3 को युद्ध में पहचानना मुश्किल होगा। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? ये स्टेल्थ टैंक है, आप इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये आपको देख लेगा। इसमें नई डे टाइम और थर्मल ऑप्टिक्स होंगी जो खरीदी जा सकती हैं। एक छोटी और संभावित रूप से कमजोर देखने वाली खिड़की इस्तेमाल करने के बजाय इसमें चारों तरफ कैमरे और सेंसर लगे होंगे, जिससे डिजिटल डिस्प्ले के जरिए पूरी 360 डिग्री पैनोरमिक व्यू की सुविधा मिलेगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रू के हेलमेट्स में वर्चुअल रियलिटी जोड़ने से वे टैंक के आसपास सब देख सकेंगे। टैंक में क्रू के लिए दृश्यता बहुत महत्वपूर्ण होती है ताकि वे आने वाले खतरों को देख सकें, और टैंक अक्सर साइड और पीछे से खास तौर पर कमजोर होते हैं जहां वे सीधे दुश्मनों से नहीं भिड़ते। ऐसी तकनीक सिद्धांत रूप में उस समस्या को पूरी तरह से हल करने की अनुमति देती है और आपको अब तक का सबसे शानदार जमीनी वाहन चलाने का मौका भी मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, यह मुख्य बातों का अच्छा अवलोकन था जिससे आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। लेकिन इस टैंक में जो सच में क्रांतिकारी है वो जरूरी नहीं कि खुद टैंक हो, चाहे वो टैंक कितना भी शानदार क्यों ना हो। असल में यह उसकी ईंधन स्रोत है। हाइड्रोजन प्राप्त करना। तो आखिर इस टैंक को खास क्या बनाता है? जी हां, यह है हाइड्रोजन। जब टैंक चालू होगा तो यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स से चलेगा। भविष्य में आपका स्वागत है। शुरुआती मॉडल इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसमें हाइड्रोजन निकालने और लॉजिस्टिक्स की लागत शामिल है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पहले से मौजूद हैं और कुछ क्षेत्रों में धीरे धीरे सीमित रूप से लागू हो रहे हैं। मकसद यह है कि जब तक यह टैंक असल में पूरी तरह से प्रोडक्शन में आएगा, जो कि शायद 2040 के आसपास होगा, तब तक ये चुनौतियां काफी पहले ही हल हो चुकी होंगी और हाइड्रोजन सेक्टर हर साल लगातार बढ़ता रहेगा। अब मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। आपने हिंडनबर्ग हादसे की फुटेज देखी है और आप सोच रहे हैं, साइमन, क्या हाइड्रोजन वाकई में बहुत ज्वलनशील नहीं है? और मैं आपकी बात समझता हूं। क्यों? हाँ, ये है, लेकिन डीजल भी तो है जो ज्यादातर टैंक पहले से ही इस्तेमाल करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हाइड्रोजन का ज्वलनशील होना आपकी समस्याओं में सबसे छोटी बात है। युद्ध क्षेत्र में हाइड्रोजन की आग डीजल से तेज जलती है, जिससे चालक दल की जान बच सकती है। हाइड्रोजन खतरनाक है, लेकिन युद्ध में गोली चलना भी खतरनाक है। इन लॉजिस्टिकल परेशानियों और हाइड्रोजन टैंक की कमी के कारण आप ह्युंडई के मुख्यालय में जाकर चिल्लाना चाहेंगे, मेरा हाइड्रोजन स्टेल्थ टैंक कहां है? तुम लोग बदमाश हो। लेकिन इससे पहले कि सुरक्षा गार्ड आपको बिल्डिंग से बाहर निकाल दे और आपको जिंदगी भर के लिए बैन कर दे, मैं आपको बता दूं कि सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। शुरुआती मॉडल्स में ड्यूल मोड हाइड्रोजन डीजल सिस्टम होगा, जो आदर्श नहीं है, लेकिन ये दुनिया के मुख्य युद्धक टैंक में हाइड्रोजन का पहला इंटीग्रेशन है। अगर आप हाइड्रोजन के फैन हैं तो आपको कुछ नया मिलेगा। दक्षिण कोरिया आंतरिक दहन इंजनों पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि यह सिर्फ पृथ्वी के भले के लिए है, बल्कि इसका कारण यह है कि हाइड्रोजन ईंधन के पास डीजल की तुलना में सैन्य दृष्टि से बहुत सारे जबरदस्त फायदे हैं। शुरुआत के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंजन पुराने समय के शोरगुल वाले गैस इंजनों की तुलना में बेहद शांत होते हैं और ये बहुत कम हीट सिग्नेचर भी छोड़ते हैं। ये इसे असली सैन्य लाभ देता है। जब टैंक का पता लगाने के लिए निगरानी और टोही की कोशिशें की जाती हैं, इंफ्रारेड ऑप्टिक्स और ड्रोन के साथ, जो आजकल युद्ध के मैदान में लगभग हर जगह मौजूद हैं, तो यह वाकई में काफी महत्वपूर्ण है। कुछ मिसाइलें इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर पर लॉक हो जाती हैं, जिससे बड़े हथियारों का खतरा घटता है। यह तकनीक होना किसी भी पक्ष के लिए बड़ी जीत है। टैंक के रुकने या छुपने पर शोर कम हो जाता है और धीमी गति पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक ड्राइवर ट्रेन लगभग शांत रहते हैं। रिपोर्ट किया गया है कि K3 में एक साइलेंट मोबिलिटी मोड भी होगा, लेकिन हकीकत में एक शोरगुल वाले आधुनिक सैन्य माहौल में, जहां लगातार धमाके हो रहे हों और ऊपर ड्रोन मंडरा रहे हों, टैंक जैसी बड़ी और घातक चीज में चुपचाप चलने में सक्षम होना, जब इसे खास सामरिक मिशनों में इस्तेमाल किया जाए तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स K3 जैसी इलेक्ट्रिक ड्राइवर ट्रेन को पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन की तुलना में कम मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि इसमें कम मूविंग पार्ट्स होते हैं। यह ईंधन दक्षता और रेंज में भी सुधार ला सकता है, लेकिन तभी जब हाइड्रोजन स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स की समस्याएं दूर हों या 360 डिग्री पैनोरमिक कैमरा में दिखे। मेरा मतलब है, कुछ स्रोतों के अनुसार जिन्होंने K3 के विकास पर रिपोर्ट की है, इस तरह का इंजन ऑफ रोड प्रदर्शन को भी बेहतर बना सकता है, यानी यह कई तरह के इलाकों में भी बहुप्रकारी साबित होगा। कोरिया की पहाड़ी श्रृंखलाओं या सियोल के शहरी विस्तार में घर जैसा महसूस करना, इसके बारे में और क्या? टैंक की गतिशीलता प्रभावशाली है। खैर, डिजाइन के अनुसार यह सड़क पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 43 से 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकता है। यह औसत गजेल की अधिकतम गति के बराबर है, जो अच्छा संदर्भ बिंदु है। हम गजेल की गति से परिचित हैं। यह लगभग एमेक अब्राम्स के बराबर है, खासकर स्टॉक वर्जन में।
कुछ बदलावों से अब्राम्स ऑफ रोड और तेज हो सकता है। K3 की अधिकतम गति 50 किमी प्रति घंटा है, जो 2008 बीजिंग ओलंपिक में यूसेन बोल्ट की 100 मीटर दौड़ से थोड़ी धीमी है। इसमें अतिरिक्त शोर और गर्मी को कम करने के लिए रबर की ट्रैक्स भी होंगी, जिससे इसकी स्टेल्थ क्षमताएं बढ़ जाएंगी। यहाँ समझौता यह है कि रबर की ट्रैक्स में मामूली नुकसान होने पर उन्हें फील्ड में धातु की ट्रैक्स जितनी आसानी से मरम्मत नहीं किया जा सकता। अगर ट्रैक पर पर्याप्त गोला बारूद दागें तो इसकी गतिशीलता खत्म हो सकती है। यह बात धातु ट्रैक्स पर भी लागू होती है और अतिरिक्त गुप्तता समझौते के लायक हो सकती है। 55-60 टन का लक्षित युद्धक वजन लगभग 10 हाथियों के बराबर है, फिर भी यह अब्राम्स से हल्का है। मौजूदा K2 की सक्रिय हाइड्रोप्न्यूमेटिक सस्पेंशन को देखते हुए इसकी और भी उन्नत संस्करण लगभग निश्चित रूप से K3 पर देखने को मिलेगा, जो तेज एक्सेलरेशन देता है, जिससे एक्सपोजर समय कम, शांति, कम सिग्नेचर और ज्यादा रेंज मिलती है। और जब आप इसमें यह जोड़ते हैं कि इसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर या 300 मील तक हो सकती है, जो हाइड्रोजन स्टोरेज के पैरामीटर्स पर निर्भर करता है। ऐसा प्रोफाइल जो फुर्ती को प्राथमिकता देता है, अच्छा बन रहा है ना? यह तेज, फुर्तीला और स्टील्थ वाहन है जो आज और भविष्य के युद्ध क्षेत्रों में संभावनाओं से भरा है। सच कहें तो कोई भी तेज और स्टील्थ ट्रक बना सकता है, असली फर्क उसकी जानलेवा ताकत से पड़ता है। तो जब बात मौत बांटने की आती है तो K3 क्या पेश करेगा? घातक आकर्षण? यह काफी जल्दी और आसान होने वाला है, बिल्कुल तुम्हारी मां की तरह। और इसका कारण है कि K3 के पास आक्रामक हथियारों की एक छोटी सी सूची है। लेकिन एक सेकंड के लिए भी यह मत सोचो कि स्टेल्थ टैंक के पास कम हथियार हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। यह बस काफी सीधा साधा है। चलो सबसे बड़े से शुरू करें। इसमें 130 मिमी स्मूथ बोर तोप वाला बिना चालक का टर्रेट है, जो 5 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य भेज सकता है। कहा जा रहा है कि इसका सफल परीक्षण हो चुका है, जो अच्छा है, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि टैंक की तोप में जंग के दौरान कोई समस्या आए। इसमें मल्टीपर्पस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का सेट है, जो एडवांस्ड मोड्स में लाइन ऑफ साइट और बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं। हाँ, यह स्टेल्थ टैंक इतना स्टेल्थी है कि बिना दिखे मार सकता है, जो काफी डरावना है। टॉर्रेट में रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन है, जिसमें 12.7 से 30 मिमी हथियार लग सकते हैं। एंटी टैंक और ड्रोन खतरों से निपटने के लिए, जो इस समय संघर्ष में टैंकों के सबसे बड़े विनाशक है, ड्रोन और मिसाइलों को गिराने की व्यवस्था टैंक और उसके क्रू की सुरक्षा के लिए जरूरी है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार K3 में ड्रोन जैसी खूबियां, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग और AI आधारित फायर कंट्रोल सिस्टम होंगे। Hyundai के एक अधिकारी ने यह कहा, अगली पीढ़ी का टैंक AI आधारित फायर कंट्रोल सिस्टम और बेहतर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक क्षमता से लैस होगा। इसमें प्रोग्राम करने योग्य बहुउपयोगी गोला बारूद होगा, जिसे हर युद्ध स्थिति के अनुसार ढाला जा सकेगा, और लूटिंग म्यूनिशन भी समावेश किया जा सकता है। ड्रोन युद्ध का वर्तमान और भविष्य है, और K3 दिखा रहा है कि वे सेनाओं में कितने एकीकृत होंगे। बिजनेस कोरिया की एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें टर्रेट के पीछे से उद्देश्यीय टोही ड्रोन लॉन्च और रिकवर करने की क्षमता होगी। प्रकाशन के अनुसार इससे युद्ध क्षेत्र में इसकी उपयोगिता बढ़ेगी और K3 ड्रोन का भी उपयोग होगा। 360 डिग्री पैनोरमिक व्यू यह सुनिश्चित करेगा कि टैंक के अंदर मौजूद क्रू अपने आसपास के क्षेत्र में युद्ध की धुंध को लगभग पूरी तरह से खत्म कर सके। तो ये रही वो मुख्य बातें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। जहां इस टैंक को इनके पास बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो आक्रामक रूप से बहुत अच्छे हैं और दुश्मन बलों को निशाना बनाने के लिए उपयुक्त है, वहीं इसका ज्यादा ध्यान खुद पर हमला न होने देने पर है। अगर आप खुद को सुरक्षित नहीं रख सकते तो सारी ताकत बेकार है। रक्षा की बात करें तो K3 के पास अब दिखाने के लिए काफी कुछ है। आप देख सकते हैं K3 कैसे सुनिश्चित करेगा कि फैक्ट्री में उसका टर्रेट गुब्बारे की तरह न फटे। ठीक है, सबसे घातक तकनीक से शुरू करते हैं जो टैंकों के लिए मौजूद है, और K3 उन्हें काउंटर कैसे करेगा। मिसाइलें, ड्रोन और हीट सीकिंग मिसाइलें युद्ध में सभी वाहनों के लिए स्टेल्थ तकनीक के बावजूद समस्या है। आप हीट सिग्नेचर को कम कर सकते हैं या उसे छुपा सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल है। इससे निपटने के लिए अगर कोई मिसाइल के तीर पर लॉक करने में कामयाब हो भी जाती है, जो अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम 1 मिनट में जानेंगे कि ऐसा क्यों है।
इसमें डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम होगा जो लेजर से हीट सीकिंग मिसाइल को भ्रमित या अंधा कर लक्ष्य से भटका सकता है। यह एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसे एपीएस या ट्रॉफी कहा जाता है, को भी सक्षम बनाता है, जिसका उद्देश्य मिसाइलों या यहां तक कि एफपीवी ड्रोन जैसी आने वाली खतरों का पता लगाना है, टकराव से पहले ही उन्हें नष्ट कर देना और टैंक को संभावित नुकसान से बचाना। हालांकि ड्रोन पहली जगह पर ज्यादा करीब आने की संभावना नहीं रखते, क्योंकि टैंक में एक ऑनबोर्ड जैमर भी होगा। इसे हमेशा मौजूद आसमानी खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब टैंक को सस्ते ड्रोन से नष्ट किया जा सकता है, तो जैमर सैनिकों के लिए बंदूक जितना जरूरी हो जाता है। K3 ड्रोन को मुख्य खतरा मानता है, जैसा कि 2022 में यूक्रेन हमले के बाद दिखा। Hyundai की यह समझदारी है, लेकिन हथियारों से K3 को निशाना बनाना मुश्किल है। मुझे नहीं पता आपने पहले सुना या नहीं, ये एक स्टील्थ टैंक है। अब मैं बताता हूं यह टैंक कैसे छाया में छुपता है, जैसे सामंती जापान के निंजा। इसका कैमोफ्लाज मेटा मटेरियल्स से बना है। ये मानव निर्मित पदार्थ है, जिन्हें प्रकृति में न मिलने वाली खासियतें देने के लिए बनाया गया है, जैसे कुछ तरंग दैर्घ्य की रोशनी या ध्वनि को सोखना या मोड़ना। यह टैंक के रडार सिग्नेचर कम करेगा, जिससे दुश्मन के रडार पर यह टैंक जैसा नहीं दिखेगा, आकार और शेप को विकृत करेगा। इससे रडार निर्देशित हथियारों और निगरानी प्रणालियों के लिए टैंक को देखना और पहचानना मुश्किल हो जाता है। यह इसकी कम हीट सिग्नेचर को थर्मल ऑप्टिक्स, इंफ्रारेड कैमरों वाले ड्रोन और इंफ्रारेड निर्देशित मिसाइलों से छुपाने में मदद करेगा। यह तकनीक पहले से पोलैंड को निर्यात किए गए K2 वेरिएंट्स में है। यह स्पष्ट है कि K3 अगली पीढ़ी में इस तकनीक को स्टॉक फीचर बनाने की कोशिश करेगा। इन सब के साथ यह शांत रहता है और हीट सिग्नेचर भी कम होती है। जैसे ही हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स आ जाएंगे, दुश्मनों के लिए इस टैंक को देख पाना बहुत मुश्किल होगा, चाहे वे इसे किसी भी तरीके से डिटेक्ट करने की कोशिश करें। अब जाहिर है, यहां भी कुछ शर्तें हैं। यह देखना बाकी है कि जब तक यह टैंक पूरी तरह से बड़े पैमाने पर उत्पादन में पहुंचेगा, तब तक यह तकनीक कितनी प्रभावी साबित होगी। अगर यह कामयाब रहा तो यह एक बेहतरीन स्टेल्थ टैंक बनेगा। मान लीजिए किस्मत से आप इस शांत, लगभग न पकड़े जाने वाले टैंक को सच में हिट कर देते हैं। अब क्या यह बस फटेगी और आप जीतेंगे? शायद नहीं। इसमें अच्छी सुरक्षा है। सैन्य विशेषज्ञ मेसन जॉनहैक ने K3 पर रिपोर्ट करते हुए कहा कि K3 के लिए जो कवच इस्तेमाल किया गया है, उसमें और भी उन्नत तकनीक लगाई गई है। इससे जगह वजन की समस्या सुलझी और प्रदर्शन बेहतर हुआ। इसका क्या मतलब है, मैं बताता हूं। K3 में स्टील, सिरेमिक और मिश्रित सामग्री का मॉड्यूलर कवच सिस्टम होगा, जिससे कुछ बातें संभव होंगी। मॉड्यूलर हिस्सा मतलब कवच के खराब हिस्से आसानी से बदले या अदला बदली किए जा सकते हैं। यह टैंक के वातावरण या मिशन पर निर्भर करता है। कवच की पहली परत उच्च कठोरता वाली स्टील प्लेट होती है, जो पैटने वाले हथियारों को रोकती है। दूसरी परत ऑक्साइड फ्री सिरेमिक होती है, जो प्रोजेक्टाइल्स की ताकत को बिखेरती और तोड़ती है। यह शेप्ड चार्ज हमलों को भी अधिक सहनीय बनाती है। और तीसरी, सबसे बाहरी परत रिएक्टिव आर्मर है, जिसे बाहर की ओर विस्फोट करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि आने वाले हथियारों को निष्क्रिय किया जा सके। यह K3 को गतिज और रासायनिक ऊर्जा वाले प्रोजेक्टाइल्स जैसे हीट राउंड्स व आरपीजी को बेहतर झेलने लायक बनाता है, क्योंकि यह टकराव से पहले उन्हें थोड़ा मोड़ देता है। हीट राउंड्स टैंकों को कमजोर समझते हैं। यह K3 के लिए अच्छी बात है, लेकिन यह जादुई रूप से दूसरे टैंकों के गोले जैसी चीजों को नहीं रोक पाएगा, उदाहरण के लिए। लेकिन अगर यह सही से काम करता है, तो यह सुनिश्चित करेगा कि K3 नीम उन हमलों के प्रति कम संवेदनशील हो और वे उसके आंतरिक कवच के अंदर बैठे क्रू के लिए काफी कम घातक होंगे। और क्या चीज इस टैंक और उसके क्रू को नुकसान पहुंचा सकती है? तो फिर माइंस का क्या, उसे भी नोट कर लीजिए। K3 को स्टैंडर्डाइजेशन एग्रीमेंट 4569 लेवल 4A और 4B माइन प्रोटेक्शन मिलता है, जो थोड़ा भारी लगता है। यह नेटो की रेटिंग है, जो माइंस व विस्फोटों से सुरक्षा दर्शाती है। लेवल 4A 4B इसका स्टाइलिश नाम है। अगर टैंक इनके हुल के सेंटर में 10 किलोग्राम TNT जितनी एंटी टैंक माइन फटे, तो क्रू के बचने की उम्मीद रहती है। यह गोला बारूद माइंस ग्रेनेड्स के लिए सिर्फ लेवल 6 तक है। सबसे ज्यादा सुरक्षा K3 देता है।
हाँ, यह पता लगाना मुश्किल है कि टैंक को इससे कितनी सुरक्षा मिलेगी। अगर आपके नीचे 10 किलोग्राम की माइंस फटती है तो वह गंभीर नुकसान या ट्रैक फाड़ सकती है, जिससे K3 वहीं रुक जाएगा। साथ ही K3 तकनीक उसे सुरक्षा पहेली के अंतिम हिस्से देगी। आई इंटीग्रेटेड एल्गोरिदम उसके सेंसर, कैमरों और ड्रोन के साथ तालमेल में रहेंगे, जिससे मानव और मानव रहित सिस्टम के साथ मिलकर टैंक को पूरी स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। सबसे अहम बात, इसमें कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, साइबर इंफॉर्मेशन सूट, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस है। कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, साइबर इंफॉर्मेशन सूट, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस। अब समझ आता है कि इसे छोटा क्यों की। यह हाई स्पीड सैटेलाइट कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी से एकीकृत होगा और कम्युनिकेशन आधारित युद्ध में भी उपयोगी रहेगा। यही चीज उस युद्ध युग को परिभाषित करेगी जिसके लिए K3 बना है। संक्षेप में, इसे देखना मुश्किल है, लेकिन अगर आप देख भी लें तो इसे निशाना बनाना मुश्किल है, और अगर आप निशाना भी लगा लें तो इसे मारना मुश्किल है, और फिर भी इसकी क्रू शायद बच ही जाएगी। आखिर में सिर्फ गुस्साए दक्षिण कोरियाई लोग बचते हैं। जो भी उस स्थिति में फंसेगा उसकी किस्मत पर मत चली। तो यह सब कुछ है जो हम आपको टैंक की इस अवधारणा के बारे में बता सकते हैं, जो कि वाकई में काफी कुछ है। लगभग 30 मिनट की जानकारी, क्योंकि यह कितना नया है, लेकिन इसके बारे में अभी भी कुछ सवालों के जवाब बाकी हैं, और वे ज्यादातर खुद युद्ध के भविष्य और इसमें इस टैंक की भूमिका को लेकर हैं। K3 का भविष्य, सफलता या असफलता। K3 के 2040 में उत्पादन में जाने की उम्मीद है, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार यह 2030 के दशक के अंत तक पेश हो सकता है, और वो भी तब जब सब कुछ योजना के अनुसार और समय पर हो, जो कि सैन्य खरीद में हमेशा नहीं होता, Hyundai Rotem कहता है। यह अगली पीढ़ी का युद्धक टैंक मौजूदा टैंकों से ज्यादा सक्षम है और भविष्य के युद्धों के लिए नई तकनीकों से लैस है। हो सकता है वे सही हों, लेकिन सवाल है, भविष्य का युद्ध क्या है? हमने स्टेल्थ टैंक की कई खूबियां बताईं, और यह सच में शानदार है, लेकिन इसका डिजाइन एक बहुत मजबूत अनुमान पर आधारित है, और वह यह है कि जब तक 2040 आएगा तब तक टैंक युद्ध में प्रासंगिक भी रहेंगे या नहीं। यह मान लिया गया है कि कल का युद्ध क्षेत्र आज जैसा होगा, जबकि आज का युद्ध क्षेत्र 10 साल पहले से बिल्कुल अलग है। क्या टैंक तब तक युद्ध क्षेत्र पर अपनी मौजूदगी बनाए रखेंगे या कुछ और होगा? क्या बेहतर ड्रोन, सस्ते सटीक हथियार और एंटी जैमिंग तकनीक टैंकों को महंगे, बड़े और सीमित परिस्थितियों में इस्तेमाल होने वाले आसान लक्ष्य नहीं बना देंगे? और मानव संचालन का क्या बिना चालक वाले टैंक असरदार होंगे? अगर हाँ, तो सियोल ने बहुत जोखिम लिया है। 2040 तक हाइड्रोजन ईंधन अर्थव्यवस्था और इसकी लॉजिस्टिक्स कितनी मजबूत होगी? क्या मामूली नुकसान से तकनीक ऑफलाइन हो सकती है? सवाल है, टैंक और तकनीक खराब मौसम में कैसे प्रदर्शन करेगी? युद्ध कैसा होगा, यह भी साफ नहीं है। टैंक अभी विकास के शुरुआती चरण में है, इसलिए इसके बारे में काफी कुछ अज्ञात है, जो अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी। सियोल और हुंडई को K3 को इतना फुर्तीला बनाना होगा कि वह भविष्य के युद्ध क्षेत्र में भी प्रासंगिक रहे। उनके लिए शुक्र है कि उनके पास डिजाइन को समायोजित और परिष्कृत करने के लिए बहुत समय है, ताकि जरूरत पड़ने पर इसे पूरी तरह से अलग बनाया जा सके। हकीकत यह है कि इसमें शायद कुछ बदलावों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उम्मीद है कि डिजाइन में बहुत ज्यादा बड़े बदलाव नहीं करने पड़ेंगे। ऐसा करने से इसके मुख्य विचार यानी स्टील्थ और डिफेंस कमजोर पड़ जाएंगे। यह साहसी डिजाइन है और इसे भविष्य में टैंक अप्रासंगिक होने की सोच से जोड़ा गया है। हालांकि यह एक तरह का जुआ है, लेकिन यह उनके डिजाइन पर उनके विश्वास और इस समझ का सबूत है कि उनके पास इसे सही करने के लिए समय है। आखिरकार K2 आया था और उसने एक बार खेल बदल दिया था। कौन कह सकता है कि K3 भी वही नहीं करेगा? टैंक के पूरी तरह डोडो की तरह गायब होने की संभावना नहीं है जब तक K3 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू नहीं होता। हो सकता है उनकी भूमिका पहले जैसी न हो, पर कोई न कोई भूमिका रहेगी। और ईमानदारी से कहें तो K3 किसी भी अन्य टैंक डिजाइन जैसा नहीं है जिसे आपने पहले देखा हो, तो शायद इसे उन्हीं मानकों से आंकना कठोर होगा। स्टेल्थ टैंक की भूमिका आज के टैंकों से अलग हो सकती है। किसी भी तरह से देखें, सियोल के नजरिए से, अगर हालात बिगड़ते हैं तो उन्हें सड़क पर चलाने के लिए कुछ चाहिए होगा,
चाहे वो दक्षिण की ओर हो या असल में उत्तर की ओर। प्योंगयांग तेजी से अपने खुद के टैंक विकसित कर रहा है, जिनका मकसद उसकी सैन्य क्षमता और उसके दक्षिणी दुश्मन दक्षिण कोरिया के बीच की खाई को पाटना है। राज्य मीडिया मई 2025 में उसने तियानमा-2 युद्धक टैंक के लिए एक टैंक के लिए नया बड़ा कारखाना शुरू किया। चीन सियोल की गतिविधियों पर भी नजर रखेगा। जब हालात बिगड़ेंगे तो K3 को शायद दोनों को रोकने के लिए काफी होना पड़ेगा। तो 2040 में दक्षिण कोरिया जैसी दुनिया में कुछ भी होना न होने से अच्छा है, चाहे वो कुछ भी होगी हो। आखिरी चीज जो आप चाहेंगे वो ये है कि सिर्फ इस सिद्धांत पर कि टैंक काम के नहीं रहेंगे, आप युद्ध में सिर्फ ड्रोन लेकर पहुंचे। युद्ध हारने का ये एक अच्छा तरीका है, इसलिए सतर्क रहना बेहतर है। और K3 हर मायने में, अगर सियोल के युद्ध के भविष्य को लेकर अनुमान सही है, ये मोर्चे पर खड़ी मजबूत मशीन होगी जो दुनिया का सामना करने को तैयार रहेगी। धन्यवाद।